हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो है वो सबको अंत तक देखना है, और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, यहाँ पे पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल की विशेष तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? पहला ऑप्शन है चालन, दूसरा ऑप्शन है संवहन, तीसरा ऑप्शन है विकिरण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी ये टेस्ट पेपर है आप लोगों का, आप लोगों ने टेस्ट दिया था, तो उसी टेस्ट पेपर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी टेस्ट पेपर का आज एनालिसिस होगा। ठीक है, तो बताइए किस प्रक्रिया से सबसे ज़्यादा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है ऊष्मा? बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों ने टेस्ट में क्या आंसर दिया था? जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए यहाँ पर भी। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन सी दिया था वो सही है, यानी ऑप्शन सी विकिरण होगा, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? तो रेडिएशन बोलते हैं, है ना, रेडिएशन। समझ गए? तो देखिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता है घुमा फिरा कर कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो है वो किस मेथड यानी किस तो जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट, सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो है किस विधि द्वारा होता है? तो वेरी गुड, यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी विकिरण ही होगा, है ना। यानी सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है वो किस विधि द्वारा आती है? तो विकिरण द्वारा आती है। अब बात कर ले हम लोग चालन की। ठीक है, तो चालन, चालन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब बिना स्थान परिवर्तन किए ही पदार्थ के तत्व कण जो है अपनी ऊष्मा बगल वाले कण को दे देते हैं और पूरी वस्तु गर्म हो जाती है, तो इसे ही हम लोग चालन कहते हैं, है ना, चालन विधि कहते हैं। जैसे लोहा का गर्म हो जाना, ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि लोहा का गर्म हो जाना ये किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा होता है, इसको नोट कर लेना। अब देख लेते हैं संवहन। संवहन जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वैक्शन बोलते हैं, है ना। तो इसको कन्वैक्शन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? देखिए ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है। इसमें होता क्या है कि किसी भी तरल पदार्थ, कौन कौन से, जैसे गैस हो गया, है ना, आपका द्रव हो गया, प्लाज्मा हो गया, इसमें क्या होता है, अणुओं के स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का समग्र लेन देन होता है। इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं? संवहन विधि यानी कन्वेक्शन विधि कहते हैं। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशंस भी पूछ लिया जाएगा आपसे। संवहन किसे कहते हैं, चालन किसे कहते हैं, विकिरण किसे कहते हैं, और ऑप्शंस में मतलब दे दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन जिस तरह से रहेगा, किसी का भी एक दे देगा, जैसे ऊष्मा की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, किस में होती है? तो आपको ये मालूम होगा इन तीनों का डेफिनेशन, तभी ना आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सेकंड क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन है आभासी प्रतिबिंब, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, तीसरा ऑप्शन है कभी वास्तविक कभी आभासी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था टेस्ट में। तो यहाँ पर भी एक बार आप लोग आंसर दे दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने टेस्ट, जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन ए है वो सही है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी वस्तु के बराबर होगा तथा उल्टा होगा, है ना। तो आभासी वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। समझ गए ना? चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? परमाणु, अणु, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? जल्दी से सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर राइट देंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में भी इजीली देखने को मिल जाता है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
यानी किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता हो उसको क्या कहेंगे? जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड। यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है। यानी किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण और वो स्वतंत्र अवस्था में रहता हो उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया होता है यानी किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण उसको क्या कहते हैं? यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? जल्दी से बताइए तो आप लोग। क्वेश्चन है पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है? जल्दी से बताइए सभी विद्यार्थी। पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? तो हमेशा याद रखना परमाणु होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया था कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो उसे क्या कहते हैं? उसे अणु कहते हैं ना। यदि क्वेश्चन में किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण बोलता तो परमाणु हो जाता। अब परमाणु संरचना के बारे में है ना, यानी परमाणु स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप सभी को मालूम है परमाणु की संरचना जो है 3 एटॉमिक पार्टिकल से बनी होती है, जिसमें कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक में होते हैं, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये आवेश रहित होते हैं। और बात करें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर माइनस चार्ज होता है जो कि क्या करता है? जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लेगा आपसे कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण मौजूद होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो, जैसा कि मैं बताया, इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है प्रोटॉन की खोज किसने की, तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाते हैं। पहला है गोल्डस्टीन और दूसरा है भैया रदरफोर्ड। यानी इसमें से कोई ऑप्शंस में एक ही देगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना। यदि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है तो या तो गोल्डस्टीन आंसर में दिया होगा या तो रदरफोर्ड दिया होगा, है ना। अब बात कर लेती तो किसने की, सब बताइए जल्दी जल्दी से सभी बताइए। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ से मैंने प्रोटॉन की तो बता दी ना, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो मैंने बता दिया आपको, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने। अब आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की। जल्दी से बताइए, सभी विद्यार्थी बताएंगे इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो वेरी गुड, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन साहब ने और न्यूट्रॉन की खोज किसने की भैया? चैडविक ने, है ना, जॉन चैडविक। समझ गए? जेम्स चैडविक ने की। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो ने की। समझ गए? ऐसे ही क्वेश्चंस गाइस पूछ लिए जाते हैं, आपको ये क्वेश्चंस याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं? बताइए क्या आंसर होगा। सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देने के लिए, सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए, या बी और सी तथा दोनों? जल्दी बताइए, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे। दूध को हम लोग बॉईल करते हैं पहले, वो क्यों करते हैं यही बताना है आपको। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए हम लोग दूध को इस्तेमाल करने से पहले इसे बॉईल कर लेते हैं, यानी उबाल लेते हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन आप सभी लोग बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूध का जो पास्चुराइजेशन है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? दूध का पास्चुराइजेशन जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दें। दूध का पास्चुराइजेशन जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है? चलिए ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है 60 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है भैया 62 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दें। दूध का पास्चुराइजेशन जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, यानी दूध का पास्चुराइजेशन हम लोग कितने डिग्री तक करते हैं ताकि गर्म करके उसे ठंडा किया जा सके। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर दिया है 62 डिग्री सी, तो वो इस चीज़ को
याद भी रखें, यानी जो स्टूडेंट को नहीं पता है कि दूध का पास्चुराइजेशन कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है तो वो लोग अच्छे से इसको नोट कर लें, पूछा जा सकता है। ठीक है, 62 डिग्री सी पर होता है। अब बताइए, अब मुझे एक दो क्वेश्चंस आप लोग बताइए। क्वेश्चंस पूछ लेता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हमेशा याद रखना, बताइए। तो वेरी गुड, यानी केसिन दिया है वो सही है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन प्रोटीन जो है वो आपके दूध में पाया जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं? तो ये मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ही बार बता चुका हूँ। ठीक है, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता मापनी हो या फिर दूध का घनत्व मापना हो, किससे मापते हैं जी? तो लैक्टोमीटर, है ना। अब दूध का पीएच मान पूछ लेता है, तो ये आप लोग को बताना है। दूध का पीएच मान कितना होता है? सभी विद्यार्थी बताएं, दूध का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से बताइए, दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन देता हूँ, 6.4, दूसरा ऑप्शन है 7.8। जल्दी से बताइए, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए यानी 6.4 आंसर दिया है वो सही है। तो दूध का पीएच मान 6.4 दे देगा और कभी कभी 6.6 भी दे देगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। और दूध में हल्का पीलापन होता है, वो किसके कारण होता है? जल्दी से बताइए, दूध में हल्का पीलापन आ जाता है कभी कभी, वो किसके कारण आता है? जल्दी से बताइए, दूध में हल्का पीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वेरी गुड, हमेशा याद रखना कैरोटीन, यानी जिन भी स्टूडेंट ने कैरोटीन आंसर किया है वो सही है। तो दूध में हल्का पीलापन जो है वो कैरोटीन के कारण आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस बताइए सभी विद्यार्थी। स्टील की कार्बन प्रतिस्थता का अभाव निम्नलिखित में से किस पर नहीं पड़ता है? बताइए किस पर नहीं पड़ता है? लोअर क्रिटिकल पॉइंट पे, अपर क्रिटिकल पॉइंट पे, फ्लैश पॉइंट पे या हार्डनेस पे? यानी क्वेश्चन है, स्टील की कार्बन प्रतिस्थता का प्रभाव जो है, इफेक्ट जो है, किस पर नहीं पड़ेगा? लोअर क्रिटिकल पॉइंट पे, अपर क्रिटिकल पॉइंट पे या फ्लैश पॉइंट पे या हार्डनेस पे? जल्दी से बताइए। तो देखिए गाइस, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी ऑप्शन ए जिन भी स्टूडेंट ने आंसर किया है वो सही है। तो स्टील की कार्बन प्रतिस्थता का प्रभाव जो है अपर क्रिटिकल पॉइंट, फ्लैश पॉइंट और हार्डनेस, इस सब पे पड़ता है सबका प्रभाव। लेकिन लोअर क्रिटिकल पॉइंट पे स्टील की कार्बन का मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं देखा गया है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है आपसे डायरेक्ट एग्जाम में स्टेनलेस स्टील के बारे में। स्टेनलेस स्टील, तो देखिए स्टेनलेस स्टील का प्रयोग प्रेजेंट में काफ़ी चल रहा है ना। अब पूछ लेता है आपसे ये कि इनमें कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं? तो जल्दी से बताइए, स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं? जल्दी से सभी बताएंगे। ये क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग को याद है भी या फिर झूठ मूठ का इसी तरह आप लोग वीडियो देखते हो। जल्दी से बताइए, स्टेनलेस स्टील में कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं? चलिए ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, कार्बन, जस्ता, और दूसरा, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपका कार्बन, क्रोमियम और निकेल। जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा? यानी क्वेश्चन में पूछा है स्टेनलेस स्टील में कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं। पहला ऑप्शन में दिया कार्बन, जस्ता, दूसरा ऑप्शन दिया कार्बन, क्रोमियम और निकेल। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन बी किया है वो सही है। तो स्टेनलेस स्टील में कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं जी? तो कार्बन, क्रोमियम और निकेल, ये सब मिश्र धातुएं होती हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चंस में आप लोग को होमवर्क देना चाहता हूँ। क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं इसमें? स्टील को हार्डनेस बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या मिलाते हैं? ये क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को देना है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? जो भी स्टूडेंट राइट आंसर देंगे मैं उनका नाम जो है अगली वीडियो में मेंशन करूँगा। ठीक है, मुझे ये भी देखना है कि कौन से स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर देते हैं। तो आप लोग याद रखना, क्वेश्चन है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। ठीक है, बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप सब लोग इसका राइट आंसर दोगे, सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर देंगे। जल्दी से बता दीजिए कौन सा पौधा जो है वो रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है? कमल, आम, केला या कैक्टस? तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन डी किया है वो सही है। सबको मालूम है कि भाई रेगिस्तान में भाई कमल तो होगा नहीं, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है तो वहाँ पानी की आवश्यकता होगी, और रेगिस्तान में जो है वो रेती रेत मिलते हैं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। आम भी पॉसिबल नहीं है, आम का पौधा। केला का भी पौधा वो पॉसिबल नहीं है। तो कैक्टस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कैक्टस पौधा है वो रेगिस्तान में आसानी से ग्रो कर सकता है, उग सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? गुप्त उष्मा, उष्माधारिता, विशिष्ट उष्मा या इनमें से कोई नहीं? यानी क्वेश्चन है, किसी भी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा होती है उसको क्या कहते हैं? बताइए, गुप्त उष्मा, उष्माधारिता, विशिष्ट उष्मा या इनमें से कोई नहीं? सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, यानी डेफिनेशंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका सही है, विशिष्ट उष्मा कहते हैं, है ना। तो देखो, विशिष्ट उष्मा यानी कहने का मतलब किसी भी पदार्थ का तापमान यानी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने या घटाने के लिए इसकी इकाई द्रव्यमान द्वारा निकाली गई उष्मा ही विशिष्ट उष्मा कहलाती है। समझ गए ना? यानी किसी भी पदार्थ का जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने या घटाने के लिए जो इसकी इकाई द्रव्यमान द्वारा निकाली गई होती है ना, उसी उष्मा को हम लोग विशिष्ट उष्मा यानी स्पेसिफिक हीट के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग गुप्त उष्मा के बारे में। तो गुप्त उष्मा किसी भी पदार्थ को दी गई उष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है, उसे ही हम लोग गुप्त उष्मा के नाम से जानते हैं। समझ गए ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? बताइए सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दें। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बोनिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। यानी क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को हम लोग जलाएंगे तो भैया कौन सा कंपाउंड बनेगा? सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर करें। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी है वो सही है। तो देखिए, ऑक्सीजन की यदि अपर्याप्त आपूर्ति होगी, यदि कमी होगी इसकी, यानी इनसफिशिएंट मतलब मात्रा में होगा ऑक्सीजन, और फिर जब हम लोग कार्बन को जलाएंगे भैया तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो निकलेगी। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन जब सफिशिएंट मात्रा में होगा, समझ रहे हो ना, जब ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में होगा तो जब जो है वो कौन सी गैस निकलेगी? तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। यदि ऑक्सीजन इनसफिशिएंट मात्रा में होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, है ना। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। लेकिन क्वेश्चन यदि इस तरह रहता है कि ऑक्सीजन जब सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में होगा और तब जब हम लोग कार्बन को जलाएंगे तब कौन सी गैस निकलेगी भैया? तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बताइए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? बता सकते हो आप लोग? जल्दी से बताओ। यानी क्वेश्चन है, मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी गैस है जो मुख्य प्रदूषक के रूप में होती है?
तो जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड ही है ना, ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। ये जब ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है ना, तो ये रक्त में मिल जाती है और जिससे मनुष्य को सांस लेने में दिक्कत आ जाती है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है, तो ऐसा क्यों होता है, आपको यही बताना है। पहला ऑप्शन है जल के घनत्व से अधिक होता है इसलिए यह जल के बराबर होता है, जल के घनत्व से कम होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो ठोस का घनत्व है वो जल पर तैरता है। अब ऐसा क्यों होता है आपको यही बताना है। तो आंसर ए होगा, आंसर बी होगा, या आंसर सी होगा, या आंसर डी होगा। जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन है ठोस का घनत्व जो कि जल पर तैरता है, और ऐसा क्यों होता है यही आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन सी किया है वो सही है। तो हमेशा याद रखना, ठोस का घनत्व जो होता है वो जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए ये जो जल पर तैरता है। समझ गए। अब एक क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, क्यों तैरती है, क्या आप लोग बता सकते हो? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, क्यों तैरती है, यही आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया आपको केसी कतव, है ना, केसी कतव, यानी पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, है ना। और केसी कतव को क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी, है ना, कैपिलैरिटी। तो जल्दी से बता दीजिए, सभी विद्यार्थी बताएं। क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसका कारण क्या है? तो वेरी गुड, यानी क्या है, पृष्ठ तनाव ही है, इसी के कारण जो है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती हुई नजर आती है। और एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं, तो उसका भी यही कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण। समझ गए। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, लैंप की बत्ती में तेल जो है ऊपर की ओर चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वो है केसी कतव, यानी कैपिलरी क्रिया के कारण तेल की बत्ती में तेल जो है ऊपर चढ़ता है। समझ गए, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, तो हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो अपने में विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रतिरोधक, चालक, विद्युत अपघट्य या विद्युत रोधी। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। यानी वह वैसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित ही नहीं होने देते हैं, उनको क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, हमेशा याद रखना, उसको क्या कहते हैं? तो विद्युत रोधी कहते हैं, है ना। वह पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं वह कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। अब कुचालक क्या है जी, ये भी पूछ लेता है। तो कुचालक आप लोग इस तरह याद रखना, पहले तो सुचालक जान लो, सुचालक और कुचालक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो देखो सुचालक क्या होता है, यानी वह पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसको हम लोग सुचालक कहते हैं। जैसे में तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, है ना, जस्ता हो गया, पानी हो गया, ये सब मेरे क्या है, सब सुचालक है। अब बात कर लेते हैं भैया कुचालक की, तो अब ठीक इसका विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। यानी ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा या धारा का प्रभाव होता ही नहीं है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, है ना, लकड़ी हो गया आपका, ये क्या है, कुचालक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये सब क्या है, कुचालक है। अब बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह एक द्रव है, पारदर्शी है, अत्यंत वाष्पशील है या एक सुचालक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी करेंगे। शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट जो है वो ठंडी अनुभूति देती है, यानी ठंडा फील होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? वह स्प्रिट क्या है? वो एक द्रव है, पारदर्शी है, अत्यंत वाष्पशील है या एक सुचालक है। जल्दी से बताइए।
तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन सी किया है वो सही है ना। तो शरीर के संपर्क में स्पिरिट जो है वो ठंडी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील होती है ना। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनिक्स। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है बताइए तो। एक्सेस यानी इंग्लैंड में है, डरबन में है, कंपाला में है या सूरतगढ़ में है? सभी विद्यार्थी बताएं, सभी विद्यार्थी बताएं फिनिक्स फॉर्म कहाँ है। देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन पहले आप लोग बताइए फिनिक्स फॉर्म कहाँ है। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन बी किया है वो सही है। तो ये कहाँ है? डरबन में है। तो बेसिकली ये फिनिक्स फॉर्म है क्या? ये एक आश्रम है और इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी जी ने किया है ना। इसीलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिनिक्स फॉर्म क्या है? आश्रम है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया है। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किए हैं। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनिक्स फॉर्म कहाँ है बताइए तो। एसेक्स यानी इंग्लैंड में है, डरबन में यानी दक्षिण अफ्रीका में है, कंपाला में है या सूरतगढ़ में है? ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। जल्दी से बताइए फिनिक्स फॉर्म जो है वो कहाँ स्थित है? सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन बी किया है वो सही है। ये कहाँ है? डरबन यानी दक्षिणी अफ्रीका में है। तो देखिए फिनिक्स फॉर्म बेसिकली है क्या? तो एक आश्रम है ना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना किसने की, यानी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी जी ने की, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू की गई बताइए तो। किस वर्ष से लागू की गई? यानी क्वेश्चंस कहने का अर्थ यह है कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई? जल्दी से बताइए, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई? 1947 में, 1957 में, 1935 में या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन बी किया है वो सही है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1957 में की गई। ये वीवीआई क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस पीतल मिश्रण है बताइए तो। पीतल जो है वो मिश्रण है, किन दो मिश्र धातुओं का मिश्रण है, यही बताना है आपको। ये क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी पहली वीडियो में। जल्दी बताइए, टीन तथा जस्ता का, जस्ता तथा तांबा का, टीन तथा तांबा का या टीन तथा चांदी का? सभी विद्यार्थी को बताना है ये क्वेश्चंस, इसी से पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो कि बस नोट्स वगैरह भी बनाते हो, इसी से पता चल जाएगा। आप जल्दी बताओ। वीडियोस तो देखते सबको ही है, बट नोट्स जो है वो बहुत ही कम स्टूडेंट बनाते हैं। लेकिन जो नोट्स बनाकर पढ़ेंगे वो एक सीरीज सीक्वेंस में से पढ़ते हैं, और वैसे ही विद्यार्थी को रिवीजन करने में भी आसानी होती है, और वही जो है एग्ज़ाम भी इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं बार बार आप लोग को कहता हूँ एक ही चीज़ कि आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हो ना तो उसको एक नोट बना कर पढ़ो। इससे क्या होगा कि आपको, यानी एग्ज़ाम के जब 10 दिन बचेंगे तो आप लोग रिवीजन कर पाओगे ना फास्ट में। इसीलिए जो है मैं आपको बोलता हूँ कि नोट्स बनाकर पढ़ना चाहिए। क्योंकि देख लीजिए, अगर आप वीडियो देखकर पढ़ रहे हो तो हो सकता है ये क्वेश्चंस आप लोग को अभी कुछ देर तक याद रहे, लेकिन इसके बाद आप डेफिनेटली उस क्वेश्चंस को भूलोगे ही भूलोगे। इसीलिए यदि आप नोट्स से पढ़ रहे हो तो उस क्वेश्चंस को आप दोबारा भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तो। पीतल मिश्रण है किन दो मिश्र धातुओं का? तो वेरी गुड, यानी जस्ता और तांबा का, यह मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए अब एक चीज़ बताइए तो आप लोग। एक पूछ लेता है ब्रॉन्ज, जिसको ब्रॉन्ज यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? कांसा बोलते हैं, कांसा, कांसा बोलते हैं ना। तो कांसा जो है वो भी मिश्रण है, किन दो मिश्र धातुओं का है? ये बता सकते हैं आप लोग? जल्दी से बताइए। कांसा मिश्र धातु है, किन दो धातुओं का मिश्रण है जी? कांसा
मिश्रण है, किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो हमेशा याद रखना है टीन तथा तांबा का, है ना, टीन तथा तांबा का। टीन को एसएन से सिंबल करते हैं केमिस्ट्री में, और तांबा को सबको मालूम है Cu से, है ना, समझ गए? एक बार बोल दीजिए यस सर, समझ गए। फिर आपसे एक दो क्वेश्चंस और पूछूंगा मैं इसी से रिलेटेड। चलिए अब बताइए आप लोग, शोल्डर, शोल्डर जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में शोल्डर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आपका टांका। टांका जो है वो मिश्रण है, किन दो मिश्र धातुओं का मिश्रण है, बता सकते हैं आप लोग? टांका तो मिश्रण है, किन दो मिश्र धातुओं का मिश्रण है? तो ये भी चीज याद रखना, ये है सीसा तथा टीन का मिश्रण होता है। कौन? सोल्जर यानी टाका, समझ गए? सीसा को केमिकल में किससे? पीबी से डिनोट करते हैं, और टीन को जैसा कि अभी मैं बताया एसएन से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? वैसे तो गर्मियों में सबको ही सुस्त हो जाता है, तो घड़ी तो बेचारी घड़ी है ना। चलिए बता दीजिए अब। लोलक घड़ियां जो हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाते हैं, क्यों सुस्त हो जाते हैं? पहला ऑप्शन है गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और इससे इसकी इकाई में दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है, या गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, इसका जो आंसर होगा, यानी जिन भी विद्यार्थी का आंसर ऑप्शन सी है वो सही है ना। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए।